Now let us start about the Unit 7, the second part of Unit 7, photoelectric effect and the dual nature of matter and radiation. In the previous turn we have studied about the equation half mv square maximum is equal to the h nu minus nu naught, where nu is the frequency of the light falling on the metal surface and nu naught is the frequency required to emit the electron, which is known as threshold frequency. अब क्या क्या conditions है? If nu is less than nu naught, then half mv square is negative, which is not possible. Therefore, for photoelectric emission to take place, nu should be greater than nu naught. मतलब क्या हुआ कि अगर nu, that means जो लाइट आप फॉल करा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन को लगने वाली एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. इसे इस इक्वेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर छोटा होगा तो ओवरऑल जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो नेगेटिव हो जाएगा. और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. इसका मतलब कि यहाँ पर ये फिनोमिना तभी पॉसिबल होगा जब फॉल होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी. सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. क्योंकि इसको अभी प्रीवियस टर्न पे देखा था कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एमिशन की, दैट इज़ 1 to 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उसको पूरा एक फोटोन चाहिए. एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएगा. अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना है, इसका मतलब आपको ज़्यादा फोटॉन्स को देना होगा. तो ज़्यादा फोटॉन्स को फॉल कराने का मतलब ये हुआ कि आपको इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को उतना ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. तो इसीलिए कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. Third point is, it is clear that half mv square is proportional to the frequency as h and nu naught are constant according to the above equation. This shows that the kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of इंसिडेंट लाइट. क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो न्यू नॉट है वो तो मेटल की प्रॉपर्टी हो गई. तो जो भी आप लाइट फॉल करा रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी की लाइट फॉल करा रहे हैं, उसमें से जो फ्रिक्शन उस मेटल को अपने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए उतना ही वो लेगा. रेस्ट ऑफ जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी यूज़ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज ड्यू टू द कोलिजन between a photon and an electron. As such, there cannot be any significant time lag between the incident of photon and the emission of photoelectron. That is, the process is instantaneous, and it is found that the delay is only 10 to power minus 8 सेकेंड. क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कोलिजन की प्रोसेस है. फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फोटोन आएगा, मेटल सरफेस से टकराया और जैसे टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर एमिट करके आगे बढ़ना शुरू कर देगा. तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ऑटोमेटिक फायर अलार्म, ऑटोमेटिक बर्गर अलार्म, scanners in television and transmission, reproduction of sound in a cinema film, in paper industry to measure the thickness of the paper, to locate flaws or holes in the finished goods, in astronomy to determine opacity of solid and liquids, automatic switching of street lights to control the temperature of furnace, photometry, that beauty meter to measure the fair complex of the skin, light meter used in cinema industry to check the light, photoelectric sorting, photo cut counting. That means there are a number of ways in which this phenomena is used. Now let us see about the dual nature of radiation and matter. तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्टिकल मानते हुए कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, बंडल है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, दैट इज
इक्वल टू एच न्यू। अब हम यहाँ पर दूसरा नेचर पढ़ेंगे। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये आपको प्रीवियस टर्न पर बताया गया था कि जो वेव थ्योरी है वो इन तीन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकी। ऑन द अदर हैंड, क्वांटम थ्योरी ऑफ EM रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सरे स्पेक्ट्रा etc। जो डुअल नेचर है वो ये बता रहा है कि लाइट के हम लोग बहुत सारे फिनोमिनास देखते हैं, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिनास तो हमने वेव थ्योरी से देखे थे, लेकिन जो इफ़ेक्ट्स देखे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये सब जो है वो क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन किए जा सके। वेव थ्योरी से इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसीलिए कहा गया है कि जो रेडिएशन है उसके पास डुअल नेचर है, wave as well as particle nature. So Louis de Broglie suggested that the particles like electron, protons, neutrons have a dual nature also. That is, they also can have particle as well as wave nature. लाइट को तो हम देखते ही थे, डी ब्रॉगली ने पार्टिकल के बारे में भी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा पार्टिकल्स हैं ये भी डुअल नेचर रखते हैं, ये भी वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इन नो एक्सपेरिमेंट मैटर एग्जिस्ट बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव साइमल्टेनियसली। इट इज आइदर द वन और द अदर एस्पेक्ट, दैट इज टू एस्पेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक साथ पार्टिकल के ये दो नेचर एक साथ नहीं दिखाई देंगे कि वो एक साथ वेव और आपकी पार्टिकल दोनों बनी रहे। लाइट में आप ये चीज़ देखते हैं, तभी तो आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को दोनों से प्रूफ किया, रे से भी और वेव से भी। लेकिन मैटर वेव है, मैटर वेव दैट मीन्स जो पार्टिकल से रिलेटेड वेव है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनको जो हम कहते हैं मैटर वेव्स, ये एक साथ अपने दोनों बिहेवियर को शो नहीं कर सकती हैं। ये एक बार में एक ही दिखाई देगा। तो इनका जो सजेशंस था वो बेस था नेचर लव सिमेट्री, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशंस एंड बोथ एंटिटीज मस्ट बी सिमेट्रिकल। तो डी ब्रॉगली वेव क्या है? इन्होंने माना कि जो वेव है, जो पार्टिकल है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो कुछ इस तरह से वो वेव को जनरेट कर रहा है जिसमें वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, ये मूविंग मटेरियल पार्टिकल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कैन बी एसोसिएटेड विद अ वेव, दैट इज अ वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ द particle. The waves associated with the moving material particles are also known as de Broglie waves or matter waves. एक्सप्रेशंस क्या है इसके? अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन अभी हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। तो क्वांटम थ्योरी थी। आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जब ये दोनों ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम दोनों को इक्वेट करके यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आई है हमारी एच अपॉन एम सी। अब एम सी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट गिव्स यू द मोमेंटम, देन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। If instead of a photon we have a material particle of mass m moving with velocity v, then the equation becomes h upon mv. अगर हम फोटोन की जगह कोई पार्टिकल मान लेते हैं तो हमारा h अपॉन mv की इक्वेशन बन जाएगी, विच इज़ द एक्सप्रेशन फ्रॉम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन है कि जो आपका जो पार्टिकल है उसका मास क्या है, वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, विच गिव्स यू द मोमेंटम। तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पार्टिकल चल रहा है वो जो वेव फॉर्म कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कंक्लूजन कि जो आपकी मैटर वेव है उसके से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. If particle moves faster, then the wavelength will be smaller and vice versa.
the particle is at rest, then the de Broglie wavelength is infinite. Such a wave cannot be visualized. अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे पार्टिकल को या ऐसी वेव्स को फिर नहीं देखा जा सकता. De Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. That means the wavelength associated with the heavier particle is smaller than with the lighter particle. The de Broglie wavelength is independent of the charge of the particle. क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी चार्ज के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है. So matter waves like electromagnetic waves can travel in vacuum and hence they are not mechanical wave. जो आपकी मैटर वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स नहीं होती हैं. मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज. तो ये जो मैटर वेव हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, इसलिए ये मैकेनिकल वेव नहीं है. और साथ ही साथ मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए एक्सेलरेटेड चार्ज चाहिए, लेकिन इनको एक्सेलरेट होने के लिए कोई भी चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मैटर वेव्स आर प्रोबेबिलिटी वेव्स, amplitude of which gives the probability of existence of the particle at that point. This is the Huygens. Now the next topic, Davison and Germer experiment, has been removed from your syllabus for this session, so we will not going to discuss about this topic, and hence your chapter dual nature of matter and radiation has been completed.